हेलो स्टूडेंट्स, आर्यन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपका अध्याय 15 है जो कि विविध है। विविध में हम बात करते हैं तो विविध सॉरी विविध की हम अगर बात करें तो विविध का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो भी टॉपिक्स रह गए हैं वो सभी आपको यहाँ पर कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं या जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी पूछे गए हैं या कभी पूछे जा सकते हैं, वो आपको इस बुक में कवर कराए गए हैं। तो इसी का चैप्टर जो 15 है वो है विविध। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत अरिहंत ने आपको कौन कौन से टॉपिक प्रोवाइड किए हैं और क्या क्या इन टॉपिक्स के अंदर कंटेंट, ठीक है, कंटेंट दिया गया है आपको। जो आपका 15 चैप्टर है इसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए, तो उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर जल्दी से देखेंगे अध्याय विविध। ठीक है, विविध में हमने क्या क्या बात की है हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करेंगे तब हम देखेंगे ये चीज। सबसे पहले तो ट्रेंड एनालिसिस हमें देखना होता है कि भाई किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है या कौन से पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के लिए हमें ये टॉपिक जरूरी है पढ़ना। तो ये एक एक नंबर के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक एक नंबर के मतलब लिए हम दौड़ते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अगर ये सोचने लगे कि ये तो एक ही नंबर का आएगा, ये छोड़ दो, एक तो एक ही नंबर। एक बात बताइए, पूरी साइंस से, पूरे हिस्ट्री से, पूरे सिविक्स से, मतलब ऐसे करके हम चलते हैं कि पूरा ज्योग्राफी मान लो 25 नंबर की ही पूछी जाएगी, वो पूरी ज्योग्राफी पड़ती है, इंडिया की, वर्ल्ड की, है ना। तो उसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं। तो वैसे ही आपका हिंदी भी है, अगर आप एक एक नंबर करके छोड़ते जाएंगे तो बाकी जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बहुत पीछे चले जाएंगे, है ना। तो कुछ छोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पर आपको सब कुछ पकड़ के रखना है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कोशिश करना है बहुत अच्छे ढंग से कवर करने की। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है आपको कुछ समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा से, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात कब हुआ था, यहाँ पर यह बात की गई है। तो वास्तविक सूत्रपात जो किया गया था वो हुआ था आपका 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 52 वैष्णवी की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि मिलती हैं। ये मध्यकाल की रचनाएं हैं। ये कब की? ये मध्यकाल की रचनाएं हैं, ये यहाँ से आपको मिलना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रंथ शामिल नहीं किया जा सकता है। जो ग्रंथ हैं वो हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किए जा सकते। प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ये इतिहास के ग्रंथ हैं। पुस्तक का नाम इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, मतलब हिंदी कवियों का इतिहास, 2 भागों में ये पुस्तक है। लेखक है गारसा दास तासी। ठीक है, लेखक कौन है? गारसा दास तासी। और पुस्तक का संक्षिप्त, इसके बारे में रुकिए एक मिनट, पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, 1883 में, पहले हम यहाँ पे आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई, पहले हम इस पे बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये लेखन की परंपरा की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गारसा दा तौसी, कहाँ का विद्वान था? फ्रेंच का था, फ्रांस का था, फ्रांस का विद्वान था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ का था? फ्रांस का था। ने इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 में की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, ये बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है वो कब से की गई थी, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? तो आपको लिखा है, लिखा किसने था? गारसा दा तासी ने लिखा था, जो कि एक फ्रेंच विद्वान था और इसने एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम आपको याद रखना है, यहां पर बहुत अच्छे से आपको मेंशन भी किया गया है। इसके अगले पॉइंट में हम देखें, यहां पर देखिए अगला पॉइंट, इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात दूसरा प्रयास किसने किया था? पहला प्रयास गारसा दा तासी ने, इसके पश्चात दूसरा प्रयास जो हम बात करेंगे, तो दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज द्वारा 1883 में, मेरे चश्मा गड़बड़ कर रहा हूं, शिट मैन, चलो
इसके पश्चात दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज द्वारा 1883 में लिखकर किया था। दूसरा पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने, दूसरा शिव सिंह सेंगर ने किया था। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो बुक लिखा है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब लिखा? 1889 ईस्वी में लिखा। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की वर्ष 1913 में रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। मतलब इतिहास, जो हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, उस पर जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं, अभी सिर्फ उनकी बात की जा रही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। कब लिखा? इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा और 1938 में लिखा। नेक्स्ट देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका वर्ष 1940 में लिखी। ये उनकी बात की जा रही है जिन्होंने हिंदी साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, हिंदी साहित्य में क्या क्या है, उनके बारे में यहां पर आपसे बात की जा रही है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे, एक ही में पढ़ना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा दिक्कत हो गया आप लोगों को। पुस्तक के नाम लिखे हैं आपको और पुस्तक का संक्षिप्त विवरण लिखा है कि मतलब किसमें क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पुस्तक का नाम, तो ये गारसा दत्तासी ने जो पुस्तक लिखी है उसके बारे में बात है और इस लिखा क्या गया है 1839 में तथा दूसरा भाग 1846 में छपा, 1871 में दूसरा भागों में छपा। ठीक है, इसमें हिंदी मुस्लिम कवियों और कवियत्रियों का अंग्रेजी वर्ड क्रम से विवरण दिया हुआ था। भाषा काव्य संग्रह दूसरा था। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसमें 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में प्रकाशित, इसमें कुछ प्राचीन कवियों की कविताओं का संग्रह, उनकी संक्षिप्त जीवनियां थी। तीसरा था शिवराज सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है और 1883 में उन्नाव जिले के शिव सिंह सेंगर, ठीक है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित 1000 के लगभग हिंदी कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय इसमें लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी लिखा था इसी टाइम। ठीक है, लिखना चाहिए आप लोगों को भाई, है ना। फिर तीसरा था आपका हिंदी कोविद ग्रंथ माला भाग 2, जो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया था। किसके? बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा। इसमें भारतेंदुकालीन 80 कवियों की का रचना संकेतों सहित परिचय वर्ष 1909 तथा 1914 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिश्र बंध विनोद। इन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र बंध विनोद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र द्वारा लिखी गई थी। कविता कौमुदी, ए स्केच ऑफ हिंदुस्तान हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रामनरेश त्रिपाठी द्वारा, ये जरा सा याद रखिएगा, हिंदी का संक्षिप्त विमर्श, हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको 2-3 चीजें बहुत याद रखनी। एक ये आपका 1929 में प्रकाशित हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, और हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रामनरेश त्रिपाठी ने 1923 में प्रकाशित किया था। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक का नाम और ये लेखक और पुस्तक का संक्षिप्त विवरण, उसी क्रम में आगे बढ़ना है हमें जो अभी हम पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा और साहित्य, लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। लेखक कौन है इसके? तो लेखक इसके डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। 1930 में ये प्रकाशित कवियों का विवरण मात्र व भाषा विज्ञान के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास कैसे हुआ है? तो पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पुस्तक है। हिंदी का इतिहास पंडित रामशंकर शुक्ला, जिन्हें हम रसाल कहते हैं, उन्होंने लिखा था।
नेक्स्ट है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं, हिंदी साहित्य का गद्य काल किसने लिखा है? पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें देश दर्शन, भाषा शास्त्र, ललित कला के बारे में बताया गया है। फिर कालों का नामकरण, ये एक बार आप बुक से, जो आपकी बुक है, ठीक है, मैं एक बार बुक आपको दिखा दूं। इस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना जरूरी है। ये आपको यही बुक मैं यहां पर पढ़ा रही हूँ, यही बुक आपको पढ़ा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको जरूरत होते हैं वो भी इसमें मेंशन है, और मैं कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हुए चलती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप आपकी रेगुलर क्लास चलती है उसमें भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको बताया जो गया है उस पर ध्यान देंगे। अब यहां पर बात की गई है कालों का नामकरण का, इसमें सब कुछ मिलेगा। और देखो कुछ चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेंगी। हिंदी में कुछ चीजें आप समझ सकते हैं, कुछ चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, तब आपके दिमाग में वो स्थिर रहती हैं। हम बात करेंगे कालों के नामकरण की, कालों का नामकरण कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है कितने काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर काल का नामकरण कैसे हुआ, कि कौन सा आदिकाल है, कौन सा भक्तिकाल है, कौन सा रीतिकाल है, इनका नामकरण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार हुआ उसकी बात चल रही है। तो साहित्य इतिहासकारों द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न नामों के पश्चात जो सर्वमान्य नाम है, मतलब पूरा एक तरह से पूरा बहस होने के बाद, पूरा खोज करने के बाद, हर तरह से सब कोई संतुष्ट हो गया, उसके बाद जो नाम रखे गए हैं वो ये है। पहला है हमारा आदिकाल। पहला कौन सा है? आदिकाल है, जो 1000 से 1350 ईस्वी तक रहा है। हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद था। आरंभिक काल जो था, मतलब शुरुआत हुई जब, तब के नाम का नामकरण करना थोड़ा सा कैसा था? थोड़ा सा विवादास्पद रहा। इस काल को ग्रियर्सन ने क्या कहा? ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्रबंध ने आरंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा, शुक्ल ने इसे आदिकाल कहा। वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी। मतलब ये जो आदिकाल है इसको अन्य अन्य लोगों ने अन्य अन्य नाम दिए, ठीक है, अन्य अन्य लोगों ने अन्य अन्य नाम दिए। तो इसमें ये जो नाम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल को, आदिकाल नाम, आदिकाल की संज्ञा किसने दी, तो आपको लिखना पड़ेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे पूछ दिया जाए आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तब आपको लिखना पड़ेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करें भक्तिकाल की। दूसरा क्या था? भक्तिकाल। कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा? आदिकाल रहा आपका 1000 से, मान लीजिए आपका आदिकाल हमने 1000 से 1350, ये कब से रहा? तो 1350 से 1650 तक रहा आपका भक्तिकाल। समय का जो है, कब किस काल का क्या समय रहा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसमें कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया था। सबसे पहले मत किसने व्यक्त किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वे इसे ईसाइयत की देन मानते थे। भक्ति काल का जो उदय हुआ वो इसे किसकी देन मानते थे? ईसाइयत की देन मानते थे। अब भक्ति काल को मिश्रबंध ने क्या कहा है? भक्ति काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल तथा गणपत चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा है। लेकिन इससे प्रश्न नहीं आता, लेकिन आदिकाल से प्रश्न बनता है कि किसने आदिकाल को क्या कहा है। फिर आता है तीसरा आपका रीतिकाल। समय 1650 से 1850 तक रहा। इस काल को मिश्रबंध ने अलंकृत काल, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रीतिकाल ही कहा, तथा विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल कहा है।
ठीक है, रीतिकाल। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर आता है हमारा आधुनिक काल, जो 1850 से अभी तक चल रहा है। जो 1850 से अभी तक चल रहा है वो है हमारा आदिकाल। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां थी नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण। इतिहास ग्रंथों में हिंदी का प्रयोग होता है। इस काल को मिश्रबंधु ने वर्तमान काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल कहा है। आधुनिक काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो समय होता है उसे गद्य काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, यहां से बात करनी है। अब जो आधुनिक काल है, ठीक है, आधुनिक काल है या इससे पहले का जो काल है उसमें कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ है उसकी बात की जाएगी। और किसने किया है इसकी भी। उदंत मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। बंगदूत 1829 राजा राम मोहन राय, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बाल बोधनी के भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 1874 में इसका संपादन हुआ। हिंदी प्रदीप 1877 और इसके संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं और 1877 में इसका संपादन किया गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखिए, भारत मित्र किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। भारत मित्र किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र ने इसका संपादन किया था। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इस पत्र का संपादन किया था। इसके बाद बात की जाए भारतेंदु। अब इसका भारतेंदु समझ के लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र मार देंगे, ठीक, गलत हो जाएगा। ये राधा चरण गोस्वामी इसके संपादक रहे हैं। इंदु के कौन रहे हैं? तो इंदु के अंबिका प्रसाद गुप्त या रूप नारायण पांडे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको देखनी है वो देखिए। तो नेक्स्ट में आपको ये जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी ही बात करूंगी। तो यहां पर और इसमें इंपॉर्टेंट ही मेंशन भी की गई है। हंस आपको याद रखना है, हंस पत्र 1930 किसने? प्रेमचंद्र ने। सुधा दुलारेलाल वर्मा भार्गव और निराला दोनों ने इस पत्रिका का संपादन किया है। और आपको याद रखनी, कर्मवीर 1919 में माखनलाल चतुर्वेदी ने इस पत्र पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, फिर आपको बात की गई है प्रभा की। इसकी प्रभा की, तो प्रभा के कौन है? 1913 में कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट देखिए, ये और भी कई सारी जो हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, भी पढ़ना भी है हमें। तो यहां पर देखिए, आप जो जरूरी हैं वो ही मेंशन की गई हैं यहां पर, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे प्रतीक आगे याद रखना है आपको। भारत पत्रिका नंदुलारे वाजपेयी, जागरण प्रेमचंद और हंस भी मुंशी प्रेमचंद। फिर उसके बाद धर्मयुग धर्मवीर भारती, कल्पना जो आर्येंद्र शर्मा है उन्होंने इसका संपादन किया। नेक्स्ट देखा जाए तो आपके जो महत्वपूर्ण है हम उनकी बात करेंगे, जैसे परख किसने इसका संपादन किया? कृष्ण मोहन। पुस्तक संस्कृत बालदेव भाई शर्मा। पाखी अपूर्व जोशी। पुस्तक वार्ता राकेश श्रीमान। तो ये महत्वपूर्ण है। अब हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम, जैसे हम कहते हैं भारत में सर्वप्रथम, विदेश में सर्वप्रथम, वैसे ही हिंदी साहित्य में कौन सर्वप्रथम है इनकी हम बात करते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना सावकाचार हिंदी की प्रथम रचना है। प्रथम मौलिक नाटक नहुष
हिंदी का प्रथम नाटक। उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक। प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय। ठीक है, ये जो जैसे हम पढ़ते हैं भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, वैसे ही हिंदी साहित्य में जो प्रथम है हमें उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। हिंदी का प्रथम, आपसे संस्मरण की बात की जाए तो लंदन यात्रा है। हिंदी की प्रथम मौलिक जो रचना के बारे में बात की जाए, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो वो कौन सी है बताइए? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएं? हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक ने लिखा है। हिंदी की प्रथम गद्य काव्य कौन सी है? साधना है। ठीक है, मौलिक कहानी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी की। प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद की। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य भाषा योग वशिष्ठ है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो वो अमीर खुसरो हैं। इनके बारे में सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? प्रथम बड़ा महाकाव्य तो वो पद्मावत है। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य अलग है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो आपका लगेगा प्रिय प्रवास, जो हरिऔध का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय है। दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सहपाद है। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी है। हिम तरंगिणी नहीं, हित तरंगिणी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षन। प्रथम साप्ताहिक पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। और हाँ, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। तो ये कुछ जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो रूपक रहस्य है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो आप क्या कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत को। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को। सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। उनका ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री है। तो ऐसे ही ये आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया बात है, आपको ज्ञान ही मिलेगा और साथ ही साथ आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। फिर अष्टछाप के कवि व उनके गुरु। सूरदास के कवि पूछे जाते हैं और उनके गुरु भी सॉरी, सूरदास के गुरु के नाम पूछे जाता है। तो ये अष्टछाप के कवि में सूरदास जी जो प्रमुख हैं, और सूरदास जी के गुरु कौन है? बल्लवाचार्य। कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, इनके जो गुरु हैं बल्लवाचार्य ही हैं। लेकिन छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, नंददास, इनके विठलनाथ है। बल्लवाचार्य के बेटे हैं विठलनाथ, ये भी ध्यान रखिएगा। सारे दास इसमें आएंगे, सिर्फ नंददास जो है वो विठलनाथ एक कवि गुरु हैं, याद रखिएगा। विठलनाथ नंददास के गुरु हैं, बाकी सभी दासों के गुरु वल्लभाचार्य ही हैं। फिर हमें पढ़ना है भक्ति संप्रदाय व उनके प्रवर्तक।
तो संप्रदाय कौन से हैं ये याद रखिएगा। जैसे रामानुज संप्रदाय, रामानुज है। सनक संप्रदाय के निम्बार्क, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय या द्वैत संप्रदाय के माधवाचार्य, रामावत संप्रदाय के रामानंद, विष्णोई संप्रदाय के जंभनाथ। नेक्स्ट देखिए, उदासी संप्रदाय के श्रीचंद, स्मार्त संप्रदाय के शंकराचार्य, राधा वल्लभी संप्रदाय के हितहरवंश, ठीक है, हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, चैतन्य के चैतन्य महाप्रभु, पुष्टि मार्ग की याद रखिए, पुष्टि मार्ग जो है वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। प्रमुख दर्शन बाउन के प्रवर्तक, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद, सिर्फ द्वैतवाद ये माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क, शुद्ध द्वैतावाद वल्लभाचार्य, मीमांस दर्शन जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना पड़ेगा। वेदांत दर्शन बादरायण, संगतावाद गौतम बुद्ध, जैन दर्शन पार्श्वनाथ, लोकायत चारवाक, वैशेषिक दर्शन कणाद। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी आप कोताही मत कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। प्रमुख गुरु और शिष्य, गोविंद योगी, इनके शिष्य कौन है? शंकराचार्य, शंकराचार्य के गुरु गोविंद योगी, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, रामानुजाचार्य के गुरु यादव प्रकाश, निम्बारकाचार्य के गुरु नारद मुनि, ठीक है। राघवानंद किसके गुरु है? रामानंद के। रामानंद किस किस के गुरु हैं जरा ये देख लीजिए। रामानंद किस किस के गुरु हुए हैं? तो वो सबसे पहले जो आपको ढूंढ लेना है वो है कबीर, ठीक है। कबीर, सुरसुरानंद, पद्मावती, सुरसरी, पीपा, भावानंद, धन्ना, रैदास, मतलब हर जाति के लोगों के ये गुरु थे, तो इसलिए ये हर जाति के लोग जो हैं वो इन्हें अपना गुरु मान रहे हैं और ये अलग अलग जाति से हैं। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, मीराबाई के गुरु रैदास हैं, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं, शेख मोईदी जायसी के हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के, उस्मान के हाजी बाबा हैं, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र निराला, इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण किया गया है कि रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो रीतिबद्ध कवि हैं ये क्या है? ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं, सभी रीतिबद्ध कवि। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव रसलीन, मुबारक, नियामत खां, यशवंत सिंह, भूषण, ये सभी आपके क्या हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। अब रीतिबद्ध कवि में महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, चिंतामणि, मतीराम ये रीतिबद्ध हैं, और भिखारी दास, भूषण, रसलीन, ठीक है, पद्माकर और केशव, ठीक है, ये महत्वपूर्ण, ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण है। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण किया गया है और उसमें रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये रीति सिद्ध कवि दिए हैं, ये क्या है? ये रीति सिद्ध कवि हैं, वो रीतिबद्ध थे, ये रीति सिद्ध हैं। इसमें बिहारी याद रखिएगा, ये रीति सिद्ध हैं, और इसमें कुछ मत याद रखिएगा आप। रीति मुक्त में घनानंद, शेख आलम, ये याद रखिएगा। फिर आधुनिक काव्य के कवियों का वर्गीकरण किया गया है, इस पर नजर डालते हैं। तो भारतेंदु युगीन कवि कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु युगीन जो कवि हैं वो उनमें आप देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ये आपके भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, और आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन। छायावादी कवि में जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र,
ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवादी सांस्कृतिक कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए आपके, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट देखिए, उन्मुक्त प्रेम मार्गी कवि, तो वो कौन है? वो है आपके हरवंश राय बच्चन, हालाबाद कवि कहा जाता है इनको। भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रगतिवादी कवि में केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, नांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन याद रखना है। तार सप्तक के कवि कौन है और कब कब इसका जो सप्तक है वो प्रकाशित हुआ? तो तार सप्तक के 1943, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भरतभूषण, रामविलास शर्मा आके। दूसरा सप्तक 1951 में हुआ, जब रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्रा ये सभी थे। तीसरा सप्तक 1959 में। चौथा सप्तक आपका कब हुआ? 1979 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। प्रतिबद्ध कवि के कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। प्रमुख साहित्यिक सूक्तियों की बात की जाए तो जहां मन पवन न संचरई, रवि सस नहीं ना ही पावे, सरहपा की है ये। मतलब ऐसी सूक्तियां जो बहुत फेमस हैं उनकी बात की गई है। तो जहां मन पवन ना संचरई, रवि सस ना ही पावे, सरहपा की है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप विरस की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये गोरखनाथ जी का सूक्ति है। पुस्तक जलहण हथ दय, चल गज्जन नृपकाज, ये चंद्रवरदाई की। ठीक है, ये चंद्रवरदाई। मनहु कलास रस भान कला, 1600 बन्निन, ये चंद्रवरदाई की है। 12 बरस लय कूकर जीवे, अरु 13 लय जिये सियार, बरस 18 छत्री जिये, आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक की पंक्तियां हैं, बहुत ही कमाल पंक्तियां हैं, बहुत ही कमाल पंक्तियां हैं कि 12 बरस ले कुकुर जीवे, अर 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। मतलब छत्री जीवन को इन्होंने लिखा है। छत्री लोग बहुत मार काट और बहुत ब्रेव होते हैं, तो उसी को इन्होंने डिफाइन किया था कि कुत्ता जो है वो 12 वर्ष तक जीवित रहता है और सियार जो है वो 13 वर्ष के लिए, और छत्री की जो आयु है वो सिर्फ 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर उससे आगे वो जी रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को, क्योंकि इतना ज्यादा मार काट होती थी ना, तो उनकी लाइफ जो है वो 18 तक मानी जाती थी। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है। देसिल बाना सब इन मिठा, तैसन जपो अवट्टा, ये विद्यापत के द्वारा लिखी गई सूक्ति है। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ यहां पर बात करते हैं थोड़ा। ओके, गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैनी भई चौदेस। खुसरो लिखा है तो वैसे ही पहचान जाएंगे, अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापत की पंक्तियां हैं। फिर भक्ति काल में देखिए, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है में, ये कबीरदास जी की जो बहुत सारी सूक्तियां हैं और कबीरदास जी ने कमाल लिखा है। और उन्होंने खुद के बारे में भी लिखा है कि मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब मैंने ना ही कभी कागज छुआ है, ना ही मैंने कलम को हाथ में पकड़ा है। तो इससे ये तो पुष्टि हो जाती है कि जो कबीरदास जी थे वो अनपढ़ थे, मतलब उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। उन्होंने समाज से जो ज्ञान लिया, उन्होंने जो बोला है वही उनके एक शिष्य हैं, उनके द्वारा बोले गए सब चीजों का संकलन किया गया है बीजक नाम से। दशरथ सुतति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बहुत बोलते हैं हम लोग, तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कितनी अच्छी सूक्ति है और ये कबीरदास जी की सूक्ति है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, रस गगन गुफा अजर झरे, हेत प्रीति से जो मिले, तासो मिलिए धाय, कर्म गति टारे नहीं डरे।
जो कर्म होती है उसकी गति जो है वो किसी के टालने से नहीं टलेगी। जो आपने कर्म करे हैं उसके अनुसार आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी उस चीज को टाल नहीं सकता। यही आपको ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कबीरदास जी की पंक्तियां जो है बहुत सुंदर हैं, बहुत सूक्तियां उनकी बहुत अद्भुत है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। ये सूक्त ये संत रैदास जी की है, ठीक है, रविदास कह सकते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये मलूक दास जी की पंक्तियां हैं। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीर साधु। ये साधु संत दद्दू दयाल की हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये संत दादू ने लिखा था। सूरदास जी की मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब मेरे समान कौन दुष्ट और कुटिल है, बताइए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, ये इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति में ये लीन रहते थे, तो उन्हीं के लिए ये पंक्तियां लिखी हैं। सूरदास जी की ये उक्ति मतलब सुक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकंठी, ये जायसी की हैं और इंपॉर्टेंट है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये तुलसीदास जी की हैं। केशव कही ना जाई का कहिए, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। भाई श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो और रामचरितमानस की एक एक पंक्ति जो है वो कलयुग में सत्य है। कहा करो बैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाया, ये परमानंद दास जी ने लिखा है। फिर रीतिकाल की कुछ देख लीजिए। भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित, ये रीतिकाल के कवि हैं भूषण, और उन्होंने ही लिखा है, लेकिन उनके बारे में लिखा है किसने? केशवदास जी ने। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधमा व्यंजन व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये देव की है। अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार, ये रसलीन की पंक्तियां हैं। बहुत मधुर पंक्तियां हैं भाई इनकी। आप लोगों ने पता नहीं साहित्य पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ा। मजेदार है, आप पढ़िए कभी उसको, मजा आता है। भले बुरे हैं एक सम, जबला बोलत ना है, जान परत है काक पित, ऋतु बसंत के माहे। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयान सयानप बाक नहीं, घनानंद की ये पंक्तियां हैं। आधुनिक काल में देखिए भारतेंदु की ये पंक्तियां। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को शूल। तो भाषा की बड़ाई करते हुए ये भारतेंदु जी ने पंक्तियां लिखी थी। जामे रस कुछ होते हैं, ताहि पढ़त सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को हो। बात अनूठी होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो सब पढ़ लेते हैं। रस भरी भाषा होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए भाषा में। हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, ये भारतेंदु जी ने लिखा था। और कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की, प्रताप नारायण मिश्र ने विधवाओं की जो दशा होती है उसके बारे में लिखा था। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये प्रताप नारायण मिश्र की है और ये बहुत ज्यादा बोली जाती है। मेरी माँ इसको बहुत ज्यादा बोलती है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये भगवती चरण वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप पढ़िएगा। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज, जो कही नहीं, ये निराला जी की पंक्तियां हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, ये महादेवी वर्मा ने लिखा था। प्रमुख साहित्यिक कथन, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का है। और प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, तो ये आचार्य नंद दुलारे का है। ये सभी स्टेटमेंट दे रखे हैं कि स्टेटमेंट ये किसने कहे हैं, तो एक बार आप इनको जरूर देखेंगे, एक बार आप इनको जरूर देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो किसने कहा है। अब हम चलेंगे एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू पर, है ना। फटाफट से सभी देखिए।
हम्म। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो जो क्या होती हैं, जो होती हैं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी हुई। ठीक है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की। ओ माय, ठीक है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो क्या होती है, प्राकृत में लिखी गई, पैशाची अपभ्रंश, पूर्ववर्ती या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत वो आपके 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? भक्ति काल की किस शाखा से है? भक्ति काल में आपको पता है राम भक्ति शाखा थी। एक तो आपके भक्ति काल में सगुण निर्गुण दो प्रकार की भक्ति थी। सगुण में आपके राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो उसमें पूछा गया है प्राणचंद चौहान किस शाखा के थे, तो ये राम भक्ति शाखा के थे। अच्छा, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? मीनागढ़ बंबई समुंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर काश्मीर हु को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, बाका नप दौलत अलीजा महाराज कवो, ताज दल पकड़ फिरंगन दबावे गो, दिल्ली धापट्टी पटना हूं को झटपट करी, कभों लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। अब ये बताइए ये पंक्तियां जो हैं ये कही किसके द्वारा गई थी, बताइए। तो ये दौलत राव सिंधिया। ठीक है, किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? तो दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये कविता पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के किस टाइम हुआ था, बताइए। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हर्ष और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल 1650 से 1850 के बीच का टाइम। तो 1650 और 1850 में आपको पता है मुगल काल पूरी तरह से सिमट चुका था और उसका जो आप कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष के बाद, चरमोत्कर्ष भी लगभग में खत्म होने को ही आ गया था, है ना। चरम उत्कर्ष जो है, चरमोत्कर्ष चल रहा था और फिर खत्म होने के बाद तक ये आपका क्या रहा था, रीतिकाल रहा था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तभी ठाकुर ने किस राजा के कट वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेक जैन मुर्ग के, नीत देन वारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विरुद्ध हैं इसने ही साचे उड़ के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के। अब बताइए ये किसके लिए कही थी ये पंक्तियां, ये किन के लिए कही गई थी? तो ये अनूप गिर उर्फ हिम्मत बहादुर के ने कही थी। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आप बताइए, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपरोक्त विचार किस विद्वान का था? ये विचार जो है किस विद्वान के मन में आया था कि संस्कृत के कोई भी शब्द को हम तोड़ मरोड़ कर कैसा तद्भव नहीं बना सकते? तो ये तो गलत विचार था ना, ये तो गलत विचार था। ये रामविलास शर्मा का फिलहाल विचार था। ये विचार किसका था? रामविलास शर्मा का था। किस कवि ने सतसई की रचना की? रचना नहीं की, सतसई की रचना नहीं की किस कवि ने, बताइए। तो चिंतामणि ने नहीं की है। बाकी अमीरदास, मतीराम, रामसाहे इन्होंने सतसई की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए बड़े मत हो, नहीं रहूंगा कितना मेरे
बोर्ड में आ जाओ। हाँ, ये किसने कहा था? तो आपको ये पता है, दौलत राव सिंधिया के दरबार में कही गई थी ये पंक्तियां भाई। बहुत सुंदर सी पंक्तियां, दौलत राव सिंधिया। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें, अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। आपको बताना है नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन जो है वो किसने दिया था। ये कमलेश्वर का कथन था, और बिल्कुल सही बात है, ये कमलेश्वर का कथन था। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या था? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या था? तो इसका अर्थ था सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, ये इसका अर्थ था। नेक्स्ट देखिए, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? बट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, ये अमृतलाल नागर ने लिखी है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टिमार्ग का जहाज जात है तो जाको कछु लेना हो सो ले? बताओ किसने कहा था? सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टिमार्ग का जहाज जात है तो जाको कुछ लेनो होए ले? किसने कहा था? तो ये विठल नाथ जी ने कहा था। किसने? विठल नाथ जी ने कहा था। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या संज्ञा दी है, जरा बताएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। तो बीज वपन काल कहा है आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क सिरफल अलि जिम बहरेत भ्रमयांती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये कंढप्पा की हैं। किसकी हैं? कंढप्पा की है, कटप्पा की नहीं, कंढप्पा की है। नेक्स्ट देखिए, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये किसने कहा था आलोचना करते हुए? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? मतलब सबसे ज्यादा नाटक लिखे हैं, बताइए इनमें से कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है क्या, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, लक्ष्मी नारायण लाल है, या ज्ञानदेव अग्निहोत्री है? तो लक्ष्मी नारायण लाल यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इनके अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो वो कीर्तिलता में हुआ है। ठीक है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियों संतों की वाणियां, कृष्ण भक्तियां आपको जो दिया है इन्होंने, या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है किसका? तो ये भी स्टेटमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मुख से निकला था। नेक्स्ट देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? बताइए कौन सी कहानी है? तो ध्यान रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी की बहुत ही फेमस है, इनमें से कौन सी? इंदुमती। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो उपन्यास है वरुण के बेटे। ये नागार्जुन द्वारा रचित है और मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भूलिएगा मत।
आधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? आधा कुआं, तो आधा कुआं जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन, मल्लिका जो है इस नाटक की पात्र है। और सबसे ज्यादा नाटक जो है वो किसने लिखे थे? तो वो लिखे थे इन्होंने ही, लक्ष्मी नारायण लाल ने। ठीक है। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा चित्रित किया गया था? बताइए। गंगौली गांव। ये उपन्यास पढ़िएगा, बढ़िया है। आधा गांव उपन्यास जो है ये किसके इस उपन्यास में कौन सा गांव चित्रित किया था? तो गंगौली गांव। छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अब बताइए किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत की है, क्योंकि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? भैया हल्कू है। ठीक है, हल्कू है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर घनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपरोक्त पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद के जो काव्य संग्रह है वो किस काव्य संग्रह में संकलित है? बताइए। तो ये इनका लहर जो काव्य संग्रह है इसमें संकलित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, और इसमें रूपक अलंकार है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकाशित हुई थी? सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकाशित हुई थी ये बताना है। तो सिने एक्सप्रेस बेटा इंदौर से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, काम मंगल से मंडित, श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। उपरोक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? बताइए। श्रद्धा सर्ग की है, श्रद्धा सर्ग की है। ठीक है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? मतलब किसने आलोचना करके ये चीज कही है भाई सूरदास जी के बारे में? बताइए किसने कहा है ये? आलोचना भी तो होती है भाई, आलोचना जो है वो साथ साथ चलती है। जब आप कुछ अच्छा करते हो या कुछ बुरा करते हो, आलोचना आपकी होनी तय है। ठीक है। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूं तो कई लोग मेरी भी आलोचना करते होंगे कि ये कैसा पढ़ाती है, ये अच्छा नहीं पढ़ाती है, ये अच्छी नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो आलोचना जो है तय है। कई लोग अरिहंत चैनल की बुराई करते होंगे, बहुत बेकार चैनल है, एकदम बकवास है। कई लोग अरिहंत की बुक की बहुत तारीफ करते होंगे कि बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा। कई लोग अरिहंत की बुक की, तो मतलब जब हम कुछ करते हैं ऐसा कि सामने वाला ना कर पाए तो वो उसकी आलोचना करता है। और कई बार ऐसा होता है कि आलोचना आपके अच्छे के लिए भी की जाती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट। ठीक है। तो आलोचनाओं को भी सुनिए, समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि हर बार आपकी आलोचना कोई गलत ही करे। ठीक है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। बताइए, यहां पर बताइए साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो ये भी बेटा कहां से प्रकाशित होती है? बताइए। रतलाम, जबलपुर, नागौद, इंदौर, कहां से प्रकाशित होती है ये बताना है। तो ये भी बेटा इंदौर से ही प्रकाशित होती है। कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में या दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं बताइए? तो ये काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल जो है वो किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो त्यागपत्र की। ठीक है। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है? तो आवा उपन्यास है। ठीक है। कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? भाई भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है? तो बिहारी दास नहीं है, क्योंकि ये रीतिकालीन कवि है। कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल नहीं है।
जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहड़ का रजतरंगिणी पर आधारित है, ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे विशाख जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ये कलहड़ की जो रजतरंगिणी है उस पर आधारित है। बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना जो है वो देखिए, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बनबिंद शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? किस कविता से हैं यहां पर ये बताना, बताइए। बताइए। ये था भारतेतु हरिश्चंद्र का निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? खंड कौन सा है? वेद की हिंसा हिंसा नभवति विस्मय विस्मोचनम भारत दुर्दशा या नीरदेवी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो याद रखिएगा वो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर विशस्य विस्मोचनम इनका भांड है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास के बारे में पूछा गया है कि किस भक्ति शाखा से इनका संबंध है, तो ये राम भक्त शाखा से संबंधित है। ठीक है, ये राम भक्त शाखा से संबंधित भक्तिकालीन कवि हैं। गिरा अरत जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हें प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं ये बताना है। तो ये उक्त काव्य पंक्तियां जो है वो हमारे प्रिय तुलसीदास जी की हैं। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है यहां पर आपको बताना है। तो उदय शंकर भट्ट है। कौन है? उदय शंकर भट्ट, यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार थी, बताइए। मीराबाई जो कृष्ण की उपासना करती थी वो किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की थी। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई भामूरति सूरत, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं भाई? ये किसकी काव्य पंक्तियां हो सकती हैं, बताइए। गदाधर भट्ट की हैं। मीराबाई मत मार देना, गड़बड़ कर दो चौपट हो जाएगा सब। गदाधर भट्ट की हैं। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो ये रोला छंद में लिखी गई है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, वेरी गुड। सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, यहां पर ये बताना है। तो याद रखिएगा ये रामचरण दास थे। ये कौन? रामचरण दास थे। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालित माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदम भाल। अब ये किसकी है बताइए। ये रसखान जी की पंक्तियां हैं। किसकी है? ये रसखान जी की पंक्तियां हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बिन बिंद शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता की हैं? जल्दी से बताएं। तो ये बेटा हवाई अड्डे पर विदा, हवाई अड्डे पर विदा इनसे है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। चलिए बताएं, कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? प्रपद्यवादी कवि नहीं है कौन, ये बताना है। तो गिरिजा कुमार माथुर बेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, बताइए। बाकी सब है, एक नहीं है, बताइए। आज अभी आंखों से ये इनका यानी काव्य संग्रह नहीं है। नेक्स्ट है जगन्नाथ दास रत्नाकर किस काल के हिंदी कवि हैं? किस काल के हैं? तो बेटा जगन्नाथ रत्नाकर तो आधुनिक काल के हैं।
ठीक है, किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ रत्नाकर आधुनिक काल के कवि हैं। कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? मतलब 3 कहानियां राजी सेठ की हैं, एक नहीं है जो वो बतानी है आपको, जो नहीं है वो बतानी है। तो जाह्नवी जो है ये इनकी नहीं है। ठीक है, कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? शिशु संवेदना की कहानी कौन सी नहीं है ये बतानी है। दो सखियां शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। महापंडित राहुल संकृत्यान ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको बता भी दिया था कि पहला कवि किसने माना, किसको माना, तो ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। तो यहां पर राहुल संकृत्यायन ने सरहपाद को माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, ठीक है। यहां से करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह क्या है भाई? उपन्यासकार, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी और नई कवितावादी। क्या है? तो ये प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी का नहीं है? ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका हिंदी की नहीं है। ठीक है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये नंददास। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर नंददास है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप उस्मान, नूर मोहम्मद, काशिम शाह, शेख नबी। तो शेख नबी है ज्ञानदीप के रचनाकार, ध्यान रखिएगा। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की पंक्ति। ठीक है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो भारतीय दुर्दशा को किसका कहा है? नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है, भारत दुर्दशा को कहा है। तो यहां पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। नेक्स्ट की बात करें, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि, ब्रज गावन में पावन जवाय लगी। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृत की हैं? तो ये मुझे तो पता चल गया भाई, ये उद्धव शतक की हैं। ये कहां की हैं? ये उद्धव शतक की हैं। खंड भाषा पुराणम चाकुरानम कथितम माया, भाषा के संबंध में या पंक्ति किस कवि की है? भाषा के संबंध में ये जो पंक्ति है ये किसने कही है? जगनिक, चंद्र बरदाई, नरपत नाल, अब्दुल रहमान। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो चंद्र बरदाई ने कही है। ठीक है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम जो है वो क्या है? बताइए। तो करेक्ट ये है चंद्र बरदाई, फिर जगनिक, फिर खुसरो, फिर श्रीधर। ठीक है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? यहां पर फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें जिसको जन्म तिथि पे आप पता होंगी वही सही कर पाएगा। बताइए। तो यहां पर जाहिर सी बात है ये लगेगा, चिंतामणि बिहारी घनानंद मतिराम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साखी सबद दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निष्प्रही अधम कवि निंदई वेद पुराण। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ये तुलसीदास जी ने लिखा। दव सबित थरौ पई मई कहण न जाय, जे कलंगुल मुंद डऊ सो बहाड़ी समाय। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ध्यान रखिएगा, अद्दमढ़ है। आज मैं अकेले हूं, अकेले रहा नहीं जाता। अब यहां पर आपको बताना क्या है? यहां पर आपको जो बताना है वो देख लीजिए। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है या, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां जो है त्रिलोचन की। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक पूछा जा रहा है, कौन है? बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका, रामचंद्र शुक्ल मत मार देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य के 4 अध्याय। नेक्स्ट देखिए,
हम्म। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताना है आपको। सही क्रम कौन सा है ये बताइए। दोहा को श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता, ये चारों वही रचनाएं। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले दोहा को सरपा किया और बाद में कीर्तिलता आई। ठीक है, तो इससे आपका क्रम जो है आपको पता रहेगा। कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक जो है माधवाचार्य हैं। कौन है? माधवाचार्य हैं। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो कुंभनदास, छीत स्वामी, कृष्णदास है, ध्रुवदास नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? ध्रुवदास नहीं है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहर दास थे, तुलसीदास जी के कवि। रामानंद, कबीर इनके कवि थे। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, देवराज। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? बताइए, किस आचार्य कवि की कृति है ये बताना है। तो ये केशवदास की है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो बीत गई सो बात गई, मतलब ये जो पंक्तियां हैं ये किसने मैच करना है आपको। किसकी किसकी कौन सी पंक्तियां हैं, किसकी किसकी कौन सी पंक्तियां हैं ये बताना है। तो ये सीधे सीधे मिली हुई ही लिखी है, मिली हुई ही लिखी है। ठीक है, रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है, दिनकर की है। दो कठिन पाठों के बीच ऐसी ट्रेजेडी नहीं, मुक्ति बोध की है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये अज्ञेय की है। जो बीत गई सो बात गई, ये बच्चन की जी। तो यहां पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी आपका ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें, ये पीवाईक्यू है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं उनके। चलिए, खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। बताइए, सही शब्द इनमें से आपको चुनना है। माने बाजार से, बताइए क्या खरीदी? खरीदा, जलेबियां खरीदा, साड़ियां खरीदा, छाते खरीदा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा भाई बहुत कुछ खरीदा। आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वे तो कुछ करके, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे तो कुछ करके दिखाते हैं। यौगिक शब्द की पहचान करनी। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं। तो यौगिक शब्द यहाँ पर परम औषध, दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और औषध। तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द। मुरलीधर आपका यौगिक शब्द नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का सबसे अच्छा अर्थ क्या होता है? तो पतन का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला नहीं है। नाश का क्या होगा? तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन? बताइए, सही समान अर्थ वाला शब्द है तो नाश का अर्थ बेटा तबाही हो सकता है। तबाही, नाश एक ही बात है। गांव के लोग को कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहेंगे बेटा उन्हें, गवार व्यक्ति ऐसा किसने कह दिया भाई? गांव में भी बहुत बहुत होशियार बच्चे पढ़े हैं। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? यहां पर बताना है प्रवर्तक किसे माना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी को माना है। ठीक है, किसको माना है? मलिक मोहम्मद जायसी को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे? इन्होंने शालिभद्र सूर्य को माना है। किसे? शालिभद्र सूर्य को माना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इधर वाले पोर्शन की, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचाना है। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता का अर्थ होता है जिसका काम हो, जिससे काम हो, जो कार्य करे वो करता है। मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है।
बताइए। राग सोरठा के पद गीत गोविंद, राग गोविंद कौन सा नहीं है? तो वैदेही वनवास इनका नहीं है, राग सोरठा के पद भी इनका नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये बहुत बार पूछी गई है, किसकी है ये रैदास की पंक्तियां हैं। नियत का सबसे अच्छा विकल्प, नियत का आप कह सकते हैं इच्छा, ठीक है, नियत का इच्छा। नेक्स्ट देखिए, सही समान अर्थ वाला शब्द, कौशल का सही अर्थ क्या हो सकता है? दक्षता, ज्योत्सना, नीड, चपल। तो दक्षता होता है, कौशल, दक्षता। 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं, नीड घोषला को कहते हैं, चपल चालाक चंचल। वर्तनी वाला शब्द पहचानना है जो सही लिखा हो। तो कृष्ण बिल्कुल सही लिखा है, कृष्ण नहीं लिखा जाता, ना ये गलत है। मेरे तो पिताजी का नाम है तो मुझे तो याद ही होगा। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, भैया नीड बनाते हैं, नीड मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। नीर मतलब पानी होता है। रीतिकाल के कवि हैं, बताइए रीतिकाल के कवि कौन है? तो ब्रंद जो है वो रीतिकाल के कवि हैं, बाकी ये सभी भक्तिकाल के कवि हैं। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? अंक, स्वार्थ, अर्थ, कोश। धन का मतलब पूछा गया है कि क्या होता है। धन का मतलब अर्थ क्या होता है, तभी तो कहा जाता है अर्थ युग है। सही शब्द का चयन कीजिए। तो परिणत की शुद्ध वर्तनी यहां पर क्या होती है? तो आप सभी को पता है परिणत जो है शुद्ध तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतरराष्ट्रीय सही तरीके से कहां लिखा है? सीधे से पहचान लो, इसमें कौन सी इसमें दिक्कत हो गई? बहुत सरल है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है, तो वो मॉरिशस है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ये था आपका अध्याय 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट।